Now, let's start our new chapter for class 12 economics, that is law of supply. मैंने अभी तक आपको दो चैप्टर्स करा दिए हैं क्लास 12 में, that is law of demand and the elasticity of demand. ये जो चैप्टर है लॉ ऑफ सप्लाई है. डिमांड आपने जब पढ़ा था तो आपको याद है कि डिमांड को जब हम पढ़ते थे तो हम अपने आप को एक कंज्यूमर सोचते थे, और एज अ कंज्यूमर हम कितना खरीदना चाहते हैं, क्या खरीदते हैं, इसके ऊपर वो पूरा थ्योरी था. लेकिन जब आप सप्लाई पढ़ते हैं तो सप्लाई का मतलब जो हम लोग सप्लाई करना चाहते हैं, जो हम लोग ऑफर करना चाहते हैं फॉर सेल, दैट इज वी आर प्लेइंग द रोल ऑफ प्रोड्यूसर. तो हम लोग यहां पर एक प्रोड्यूसर बन के बात करेंगे. प्रोड्यूसर कैसे स्ट्रेटजीज को बनाता है, क्या लॉ फॉलो करता है, उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है. देखो, मैंने स्टार्ट किया है डेफिनेशन से. सप्लाई का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई का नहीं, सिर्फ सप्लाई का मतलब क्या होता है मैं पहले वो डिस्कस कर रहा हूं. सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच प्रोड्यूसर्स और सेलर आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल. वर्ड को मार्क कर लेना, विलिंग टू प्रोड्यूस, जो आप प्रोड्यूस करना चाहते हो या आप ऑफर करना चाहते हो एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. तो अलग अलग दामों पे आप कितने क्वांटिटी ऑफर करोगे, कितना सेल करना चाहोगे, कितने दिनों में या कितने हफ्तों में या कितने महीनों में या कितने सालों में या कितने क्वार्टर्स में. तो सप्लाई का मतलब जस्ट इतना ही होता है जो क्वांटिटी प्रोड्यूसर ऑफर करना चाहता है अपने कस्टमर्स को एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. अब इस डेफिनेशन से ना तीन बातें निकल कर आती हैं. पहला बात क्या कि सप्लाई जो है वो भी डिमांड की तरह एक डिजायर्ड क्वांटिटी है. अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि आप इतना बेच दिए हैं, आपको पैसे मिल गए हैं, आप अभी जस्ट क्या कर रहे हैं, ऑफर करना चाहते हैं. आपके अंदर ये विलिंगनेस है कि मैं इतने क्वांटिटीज बेचना चाहता हूं. तो सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी, दैट इज हाउ मच प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल, नॉट हाउ मच दे एक्चुअली सेल. तो सप्लाई का मतलब ये होता है कि एज ए प्रोड्यूसर जो क्वांटिटी आप ऑफर करते हैं, जो क्वांटिटी आप बेचना चाहते हैं एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस, ना कि वो क्वांटिटी जो आपने बेची है. सेकेंड पॉइंट वही है जो मैंने हमेशा कहा है आपको कि सप्लाई आप जब भी एक्सप्रेस करेंगे विथ सम प्राइस, क्योंकि अगर प्राइस नहीं रहेगा तो ये जो डिसीजन मेकिंग होता है कि मैं कितना सामान बेचना चाहता हूं, ये कैसे आप लोगे, क्योंकि प्राइस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप ज्यादा बेचना चाहते हैं या कम बेचना चाहते हैं. तो एज ए प्रोड्यूसर हम लोग जनरली क्या सोचते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है रिगार्डिंग द बिजनेस वो होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. और कोई भी बंदा अगर प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसका स्ट्रेटेजी तो सिंपल रहता है कि प्राइस जितना ऊपर चलेगा मैं उतना ज्यादा क्वांटिटी ऑफर करना चाहूंगा या उतना क्वांटिटी बेचना चाहूंगा. तो इट्स ऑलवेज नेसेसरी टू एक्सप्रेस द सप्लाई विद सम प्राइसेस. साथ ही साथ सप्लाई एक फ्लो वेरिएबल है. फ्लो वर्ड का मतलब होता है जो हमेशा चेंज होता रहता है, वो स्टैग्नेंट नहीं है, वो रिजिड नहीं है. तो सप्लाई का मतलब होता है वो क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर सेल करना चाहता है एट ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. तो टाइम का भी बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि इस वक्त, इस महीने, इस हफ्ते, इस साल, इस 6 महीने में, क्वार्टरली में आपका क्या टारगेट आपने सेट किया है, आप कितनी क्वांटिटीज बेचना चाहते हो. तो एज अ सम पूरा सप्लाई का डेफिनेशन अगर आप ले लो तो आपको यही लिखना है, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी विच प्रोड्यूसर्स और सेलर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल. लेकिन डेफिनेशन के साथ अगर हो सके तो इस 3 पॉइंट को भी आप अटैच कर देना. हालांकि सप्लाई का डेफिनेशन बहुत रेयर क्वेश्चन आने के लिए, लेकिन समझने का बहुत जरूरी है, और ये 2 मार्क्स में अगर आता है तो ये 3 पॉइंट जोड़ने से कोई गलत नहीं है, आपका आंसर थोड़ा सा रिच बन जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग जो आते हैं वो है डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल सप्लाई एंड द मार्केट सप्लाई. लाइक डिमांड की तरफ फिर हम आ जाते हैं. इंडिविजुअल वर्ड का ही मतलब होता है सिंगल. तो सिंगल सेलर की बात हो रही है. तो सुनना, individual supply refers to the quantities of commodity which a firm is willing to produce and offer for sale at a particular price during a particular period of time. तो सिंगल सेलर, तो हमारे इकोनॉमिक्स में ना जो फर्म वर्ड होता है ना, इस फर्म वर्ड को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं सिंगल सेलर के नाम से. ठीक है, तो अगर कहीं भी फर्म वर्ड बोले तो बोला समझ लेना कि एक सिंगल सेलर की बात हो रही है. तो यहां पे बोल रहा है इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब एक अकेला सेलर
अलग अलग प्राइसेस पे कितने कितने क्वांटिटीज ऑफर करना चाहता है या विलिंग टू सेल करना चाहता है एट ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब जब आते हैं आप मार्केट सप्लाई में, तो मार्केट सप्लाई में क्या होता है, एक प्रोड्यूसर जो ऑफर करता है वो इंडिविजुअल, तो सारे प्रोड्यूसर मिलके जितनी क्वांटिटीज ऑफर करने चाहते हैं एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसे कहते हैं मार्केट सप्लाई। तो देखो यहां पे बोला है द क्वांटिटी दैट ऑल द प्रोड्यूसर, देख रहे हो यहां पे वर्ड है ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस and offer for sale at a particular price during a specified period of time is known as market supply और industry। तो सर इंडस्ट्री का मतलब समझ में आ गया, all the producers taken together, all the producers taken together। तो कहने का मतलब क्या है कि जब एक सेलर की बात होती है तो उसको हम लोग फर्म वर्ड से डिनोट करते हैं, और जब सारे प्रोड्यूसर या एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं, सेलर आ जाते हैं, उसको इंडस्ट्री वर्ड से हम लोग डिनोट करते हैं इन इकोनॉमिक्स। और नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स अफेक्टिंग सप्लाई। अब देखो कौन कौन से फैक्टर्स पे सप्लाई डिपेंड करता है, तो कब सप्लाई बढ़ेगा, कब सप्लाई घटेगा, यही हम लोग को इस क्वेश्चन में पढ़ना है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बोर्ड्स के लिए। देखो पहला पॉइंट जिसे मैंने स्टार्ट किया वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब क्या है, सुनना, किसी भी कमोडिटी का सप्लाई डिपेंड करता है उसके खुद की प्राइस पे। ऑब्वियसली ना, अगर प्राइस अगर ज्यादा रहेगा तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, ज्यादा सेल करना चाहेगा। सप्लाई अगर प्राइस अगर कम रहेगा तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, कम सप्लाई करना। देखो ऐसा क्यों होता है, जनरली क्या होता है कि कोई भी सेलर हमेशा क्या चाहता है, ज्यादा प्रॉफिट कमाना। अगर सेलर चाहता है कि ज्यादा प्रॉफिट कमाना तो वो हमेशा ये चाहेगा कि मेरा सामान ज्यादा दाम पर बिके। जितना ज्यादा हायर प्राइसेस रहेगा वो सप्लाई उतना ज्यादा करना चाहेगा, और जितना ज्यादा प्राइस कम रहेगा वो सप्लाई उतना कम करना चाहेगा। तो यही बात बोला है अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, इस पर मैं आऊंगा। लार्जर क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विल बी सप्लाइड एट हायर प्राइस, जो मैंने कहा, तो हायर प्राइस पे मैं लार्जर क्वांटिटी सप्लाई करूंगा और स्मॉलर क्वांटिटी सप्लाई करूंगा लोअर प्राइस पे, क्योंकि जो हायर प्राइस पे क्या होता है, प्रॉफिट मेरा ज्यादा रहता है, और जो मोटिवेट करता है किसी भी फर्म को ज्यादा सप्लाई करने के लिए। लेकिन जब बात यहां पर आती है, सर ये क्या है अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब क्या, प्राइस को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर्स जिसपे सप्लाई डिपेंड करता है, जो इसके बाद मैंने पॉइंट्स लिखी हैं, वो सब कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर वो सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे तब आपका ये कहना कि सर अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ेगा और प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगा, ये जो आपका एक लॉ है वो तभी सक्सीड करेगा। मैं एक एग्जांपल ले ही लेता हूं। देखो पॉइंट नंबर 3 में आ जाते हैं। एक इंसान जब भी प्रोडक्शन करता है तो ऑब्वियसली उसको कुछ फैक्टर्स जुगाड़ करने पड़ते हैं। विदाउट सिक्योरिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो कभी भी प्रोडक्शन नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है जिसकी हेल्प से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। जैसे देखो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर, ये 4 फैक्टर इकोनॉमिक्स में सबसे प्रोमिनेंट होते हैं। मैं आपको लिख के दिखाता हूं। देखो यहाँ पर 4 प्रोमिनेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल और चौथा है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड आप जानते हैं क्योंकि लैंड का हमको जरूरत पड़ता है कोई भी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए। वैसे लेबर की जरूरत मुझे पड़ती है, विदाउट लेबर हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। देखो कहने का मतलब क्या है, लैंड से मुझे सेटअप चाहिए, फैक्ट्री हो, बिल्डिंग हो, तो एक सेटअप चाहिए जहां मैं प्रोडक्शन करूंगा। लेबर की जरूरत मुझे क्यों पड़ती है, जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज को ऑपरेट करेंगे, जो मशीन्स चलाएंगे, तो ह्यूमन लेबर के बिना तो काम नहीं बन सकता। कैपिटल की जरूरत पड़ती है मुझे हर वो चीज सिक्योर करने के लिए, ऐसे देखो रॉ मटेरियल बोलो, फ्यूल बोलो, लेबर का पेमेंट बोलो, इलेक्ट्रिसिटी बोलो, पावर बोलो, एक्विजिशन ऑफ एसेट्स बोलो, ये सब की जरूरत पड़ती है। और एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है या वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो ये सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करता है एक जगह पे। अब इन चारों का देखो अपना अपना एक स्वार्थ होता है इस जुड़ने के लिए। जिस इंसान से मैं लैंड लूंगा वो बदले में मेरे से क्या मांगेगा, रेंट मांगेगा। तो लैंड लूं या बिल्डिंग लूं, कुछ भी, या तो मुझे परचेस करना पड़ेगा या तो मैं भाड़े पे लूंगा। तो रेंट इज आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेबर को बदले में क्या देना पड़ेगा, वेजेस, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल मैं कहां से जुगाड़ करूंगा, या तो मैं खुद के पैसे लगाऊंगा या दोस्तों से उधार लूंगा या बैंक से उधार लूंगा।
तो उसके बदले में क्या होता है, एक इंटरेस्ट का अमाउंट लगता है, और जो ये इंसान सब कुछ किया, सिक्योर किया, वो बदले में क्या लेता है, प्रॉफिट लेता है ना। तो इन चारों एलिमेंट को, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इन चारों को अगर आप जोड़ दो तो आपका बनता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाए तो सपोज करो अगर आपका रॉ मटेरियल, सिर्फ आपका रॉ मटेरियल पहले आप 100 रुपए में खरीदते थे, 10 क्वांटिटी खरीदते थे, आपका 1000 रुपया लगता था, एकदम सिंपल एग्जांपल लिया। अब वही रॉ मटेरियल का दाम सोचो, महंगाई इतना बढ़ गया कि वो 150 रुपया पे 200 रुपया पे आ गया, सोचो मैं 200 बोलता हूं, तो यानी आप कितना खरीद पाओगे, 5 ही खरीद पाओगे ना, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सप्लायर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो और रॉ मटेरियल परचेज कर सके, जिसके वजह से क्या करेगा, प्रोडक्शन कम करेगा, सप्लाई अपने आप क्या करेगा, फॉल कर गया। तो देखो सप्लाई फॉल कर गया ड्यू टू राइज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन सप्लाई इसलिए फॉल नहीं किया क्योंकि प्राइस कम हुआ। तो जो ये बात है ना, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होता है। अगर कोई बच्चा ये लाइन ना लिखे तो लॉ ऑफ सप्लाई का डेफिनेशन बोलो, या इस पॉइंट का जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरा का पूरा गलत बन जाता है। क्योंकि अगर कोई बंदा ये बोले सर प्राइस बढ़ा है सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटा है सप्लाई घटेगा, और उसके बाद ये लाइन ना बोले अदर थिंग शुड रिमेन कांस्टेंट या अदर फैक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट, तो वो पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो जीरो बन जाता है। तो अदर फैक्टर का ही मतलब होता है कि प्राइस को छोड़ के हर वो चीजें जिसपे प्रोडक्शन डिपेंड करती हैं वो सब भी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। तो वही रॉ मटेरियल जो 100 का था वो कितना का रहता, अगर 100 का ही रहता, 10 रुपए पे हम खरीद लेते, मतलब 10 ही खरीद लेते, 1000 रुपए ही मेरा खर्चा होता, तो मेरा प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता, और मार्केट में अगर प्राइस बढ़ता तो हम मोटिवेट होता, तो हम ज्यादा सप्लाई करता। तो कहने का मतलब क्या है, पॉइंट नंबर 1 पर आपको ये जरूर लिखना है। तो ये तो क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं गोल ऑफ द फर्म। देखो गोल ऑफ द फर्म का मतलब क्या है, कोई भी फर्म का 3 गोल हो सकता है आज के जमाने में। अगर कोई स्टूडेंट बोले सर गोल ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए, हम बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द अल्टीमेट मोटिव ऑफ एनी फर्म। इसके अलावा 2 बातें और हो सकती हैं, वन इज द सेल, द अदर वन इज द रिस्क मिनिमाइजेशन। देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो एक ऐसा पॉइंट है जो एक बच्चा जब कॉमर्स ले लेता है तब से वो पढ़ते हुए आता है, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हायर इज द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ ए कमोडिटी, द हायर विल बी द क्वांटिटी सप्लाइड बाय द फर्म। तो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे जो ज्यादा सप्लाई करेंगे, कम प्रॉफिट कमाएंगे तो कम सप्लाई करेंगे। लेकिन कई बार फर्म सेल मैक्सिमाइजेशन के पीछे भी दौड़ता है। क्यों जाते हैं लोग सेल्स मैक्सिमाइजेशन, देखो कई बार क्या होता है, अगर मार्केट में आपकी क्वांटिटीज ज्यादा बिकती है, अगर आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ता है तो वो भी आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा। हमेशा ये नहीं होता है कि सामान को ज्यादा महंगा बेचेंगे तो ही प्रॉफिट ज्यादा होगा। कई बार अगर क्वांटिटी को पुश कर दे ऊपर तो भी आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो क्वांटिटी को अगर पुश करना है तो आपको सेल्स बढ़ाना है, सेल्स को बढ़ाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कई बार थोड़े कम दाम में भी सामान बेचना पड़ता है, जिससे आपके बिजनेस का स्टेटस और प्रेस्टीज दोनों क्या होता है, बिजनेस वर्ल्ड में इंप्रूव करता है, और इससे आप मार्केट को डोमिनेट करने में आगे आ जाते हैं। और कई बार अगर कोई इंट्रोवर्ट फर्म है जो ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता, ज्यादा प्रॉफिट का लालच उसको नहीं है, तो वो रिस्क मिनिमाइजेशन की तरफ भागेगा, जहां पे वो प्रोड्यूस भी कम करेगा, सेल भी कम करेगा, क्योंकि उसको अपने रिस्क को क्या करना है, अवॉइड करना है, मतलब रिस्क को कम करना है, अवॉइड करना है। थर्ड है इनपुट प्राइसेस, जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया वही है इनपुट। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, इफ द प्रोड्यूसर हैव टू पे हायर प्राइसेस टू सिक्योर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने एग्जांपल आपको दे दिए। तो अगर मुझे को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को जुगाड़ने के लिए ज्यादा पैसे खर्चे करने पड़ेंगे तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर खर्चा अगर बढ़ जाएगा तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो सामान पहले मैं 100 में बेचता था, सोचो अगर कोई सामान पहले मैं सेल करता था 100 रुपए में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था 70 रुपया और मेरा प्रॉफिट मार्जिन 30 रुपया था, ये तो आप सब जानते हैं। अब वही सोचो सेलिंग प्राइस अभी भी मेरा 100 रुपया है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर 85 आ जाए, मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, 15। तो मेरा अगर प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली हम प्रोडक्शन पहले से क्या कर देंगे,
कम कर देंगे। तो इसका मतलब है कि अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो हम सप्लाई ज्यादा करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा तो हम सप्लाई कम करेंगे। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 3, इनपुट प्राइसेस। द फोर्थ पॉइंट दैट इज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मीन्स जिसके बीच में कोई रिलेशन हो, उन्हें कहते हैं रिलेटेड गुड्स। अब रिलेशन दो तरह के थे जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े थे, वन इज द सब्स्टिट्यूट, द अदर वन इज द कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन यहाँ पे जो चर्चा होने वाली है या जो बात होगी वो सब्स्टिट्यूट गुड्स को लेकर होगी। देखो सप्लाई ऑफ गुड्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, दैट इज द सब्स्टिट्यूट गुड्स। Producer have always the possibility of shifting from the production of one commodity to the production of another commodity. कई बार प्रोड्यूसर एक सामान बनाते बनाते अचानक उसको छोड़ के दूसरे सामान की तरफ शिफ्ट कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? जनरली तुम एक फार्मर का एग्जांपल ले लो। कोई एक फार्मर है जो सपोज करो अपने पीस ऑफ लैंड पर कुछ भी एक क्रॉप कल्टीवेट करता है, सपोज करो व्हीट कल्टीवेट कर रहा है। काफी दिनों से वो व्हीट कल्टीवेट करता है और व्हीट को प्रोड्यूस भी कर रहा है और मार्केट में सेल कर रहा है, लेकिन व्हीट का प्राइस कभी भी मार्केट में इंक्रीज नहीं कर रहा है, जैसे था वैसे वो कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है। लेकिन सडनली उसने देखा कि राइस का दाम मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ सप्लाई इन द मार्केट और कस्टमर्स राइस की प्राइस देने के लिए तैयार हैं कि ज्यादा देने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। तो एज अ फार्मर आपके दिमाग में क्या बात आएगी, अरे यार वही पीस ऑफ लैंड में जो मैं व्हीट उगाता हूं क्यों ना मैं राइस उगाऊं, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसी बात को बोलता है शिफ्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी टू द प्रोडक्शन ऑफ अनदर कमोडिटी। तो इफ द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी आर राइजिंग, दैट इज राइस, अगर राइस का प्राइस बढ़ रहा है while the price of the commodity under study remain constant, मतलब वो गुड्स जिसके बारे में बात कर रहा था जैसे व्हीट, तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब जो व्हीट हम बना रहे हैं, उगा रहे हैं, उसका प्राइस क्या है मार्केट में, कांस्टेंट। मतलब व्हीट में आपको लॉस हो नहीं रहा था, लेकिन आप देख रहे हैं कि दूसरे वाले सामान का दाम कुछ ज्यादा ही क्या हो रहा है, राइज कर रहा है। तो देयर इज अपॉर्चुनिटी टू शिफ्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी टू द अनदर एंड इंक्रीज आवर प्रॉफिट मार्जिन। तो प्रोड्यूसर विल फाइंड इट मोर प्रॉफिटेबल टू प्रोड्यूस एंड सेल the other commodity and the supply of the commodity under study will fall। तो जनरली क्या करेगा, वो राइस की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और व्हीट का सप्लाई क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 4। नाउ द पॉइंट नंबर 5, द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। देखो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जिसपे कोई भी प्रोडक्शन डिपेंड करता है। अगर आप एडवांस्ड या इंप्रूव्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं, मतलब आप सोफिस्टिकेटेड या एडवांस्ड मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, तो कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म क्यों हायर करता है इतने बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड मशीन को, ताकि आपका वेस्टेज कम हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो और आपका कॉस्ट मिनिमाइज हो। तो जितना कॉस्ट मिनिमाइज होगा कोई भी फर्म प्रोडक्शन उतना ज्यादा कर पाएगा, तो सप्लाई ज्यादा कर पाएगा। वहीं अगर कोई भी फर्म आउटडेटेड टेक्निक अगर यूज करता है अपने प्रोडक्शन टेक्निक में, तो ऑब्वियसली उसका वेस्टेज भी ज्यादा होगा, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, प्रोडक्शन कम होगा, तो सप्लाई भी क्या करेगा, कम करेगा। तो यही बोला है, एन इंप्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर आप इंप्रूव्ड टेक्निक या एडवांस्ड टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये चीज एज ए प्रोड्यूसर हमको इंड्यूस्ड करेगा कि हम ज्यादा सप्लाई करें। ठीक है, ये था हमारा फैक्टर्स। और लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। नाउ द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई क्या होता है। देखो स्टॉक को एक नाम दिया गया है पोटेंशियल सप्लाई का और सप्लाई को नाम दिया गया है एक्चुअल सप्लाई का। तो पोटेंशियल वर्ड का मतलब होता है कि आपकी कैपेसिटी या आपकी एबिलिटी जो है, लेकिन उसको आप फुल्ली यूज नहीं करते। तो कोई भी फर्म लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करके वो अपने गोडाउन में स्टॉक के तौर पर उसको मेंटेन करता है। उस स्टॉक का एक पार्ट जो वो ऑफर करना चाहता है, मार्केट में बेचना चाहता है, उसको कहते हैं सप्लाई। तो बेसिकली आप डेफिनेशन पढ़ लो, स्टॉक ऑफ कमोडिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ द कमोडिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर एट एनी गिवन टाइम। तो जो क्वांटिटी प्रोड्यूसर्स के पास अवेलेबल होता है किसी भी वक्त
इसे कहते हैं पोटेंशियल सप्लाई। और सप्लाई ऑफ कमोडिटी डज नॉट कंप्राइज द एंटायर स्टॉक, मतलब वो पूरा एंटायर स्टॉक नहीं है, स्टॉक आपका काफी ज्यादा है, लेकिन वही वो पार्ट है स्टॉक का जो आप मार्केट में क्या करना चाहते हो, लाना चाहते हो, बेचना चाहते हो, इसे कहते हैं एक्चुअल सप्लाई। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। और सप्लाई चैप्टर में ये मेरा फर्स्ट वीडियो है रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स जो मैंने आज डिस्कस की है। अगर आपको कोई भी इश्यूज रहता है, कोई भी प्रॉब्लम्स रहता है, जस्ट नोटिफाई मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स।